हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। उसी सीरीज में हम लोग जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग करा चुके थे और नेक्स्ट जो सीरीज है पार्ट नंबर 2, ये पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 में अपने को क्या डिस्कस करना है, 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, What do you understand by isoelectronic species? यानी ये isoelectronic species क्या होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। फिर बोला है name a species that will be isoelectronic with each of the following atom or ion, और कौन कौन से एटम ऐसे होंगे जो कि एक दूसरे से क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। जैसे कि एक फ्लोरीन दे रखा है F- आयन, एक आर्गन दे रखा है, एक Mg+2 आयन दे रखा है और एक क्या दे रखा है Rb+। तो बेसिकली अपने को पता होना चाहिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते क्या है। तो दैट एटम और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉन का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाते हैं। तो यही हमको समझना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एटम्स और आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। अब एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। तो हमको सबके जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को क्या करना है, डिस्कस करना है। देखिए अगर उसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास क्या फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन करा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्गन की अगर बात करें तो ऑर्गन के हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। यहाँ पर अगर बात करें Mg, तो Mg कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर। देन ये इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूबिडियम। तो रूबिडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 37 होता है, और 37 में -1 कर देंगे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज करा है, उसके इसमें कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब हमको इनके क्या बताने हैं, इनके एग्जांपल डिस्कस करने हैं कि जो कि क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। देखिए किसका एटॉमिक जो किसके इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। तो एक एग्जांपल हमारे पास है नियॉन। नियॉन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो गया यही Mg+2। Mg+2 में भी सेम इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी F- और Mg+2 आयन ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या एग्जांपल हो जाएगा, एल्यूमिनियम+3, ये भी हमारे पास हो जाएगा। भाई 13 होता है, 13 में 3 लूज कर दिया, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है ऑक्सीजन के ऊपर -2, 8 हो गया, और 2 उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, 10 हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल जो है हमने डिस्कस किए F- के। ऑर्गन के लिए क्या हो सकता है, ऑर्गन 18 हो सकता है। इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं, सल्फर के ऊपर -2 कर दीजिए, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 में 2 ऐड कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसने गेन करा है, 2 18 हो जाएगा। और 18 कैसे हो सकता है, जैसे क्लोरीन के ऊपर -17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 18 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग Mg+2 की। तो जो Mg इसके लिए लिखा है वैसे इसके लिए हो जाएगा, तो आप रिपीट कर दीजिए, नियॉन हो गया, Mg+2 हो गया, देन हमारे पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम+3 हो गया। बहुत सारे आप एग्जांपल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोग रूबिडियम की। तो रूबिडियम कितना है, 37 में क्या 36, तो 36 वाले कौन कौन से हो सकते हैं, एक Br- हो जाएगा, एक हमारे पास कौन सा हो सकता है, एक हमारे पास सिंपली क्रिप्टॉन है ना। क्रिप्टॉन का जो होता है कितना होता है, 36 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्रिप्टॉन भी हो सकता है। तो ये हमारे दो एग्जांपल किसके लिए हो जाएंगे, रूबिडियम के हो जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर डिस्कशन था। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज N-3, यानी कि जो हमारे पास नाइट्रोजन आयन उसके ऊपर चार्ज -3 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, फ्लोरीन के ऊपर -1 है, Na के ऊपर +1 है, Mg के ऊपर +2 है, और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है, +3 है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन देम, यानी कि इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, यानी कि किसकी रेडियाई, यानी किसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे अगर बात करें हम लोग N-3 की, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, सारे हमको गिवन है, तो इसमें क्या जो है कॉमन है। तो कॉमन इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इनके सेम है, आइसो है, सेम है। तो देखिए क्यों सेम है, क्योंकि देखिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, लेकिन इसमें -3 का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, दिन 7 3 कितना होगा 10, इसने 2 गेन किया होगा तो दिन 10, 9 है तो 1 जुड़ गया, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, यहां से इसने क्या करा होगा, इसने 11 में 1 लूज करा होगा, प्लस का मतलब सिंपली लूज करा है, 11 में 1 जाएगा 10, इसने 2 लूज किया तो 12 में 2 गया 10, यहाँ पे 13 में 3 गया 3, 13 3 गया 10 हो जाएगा, यानी कि सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब सारे क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपली क्या हो जाएगा, अगर k एलिमेंट वाले तरीके से है तो 2,8 2,8 2,8 हो जाएगा। तो देखिए, तो पहली चीज तो होगी व्हाट इज कॉमन इन देम, तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। नेक्स्ट बोला है कि अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैटायंस की। अमोंगस द कैटायन, यानी कि जो कैटायंस है उनमें अगर हम बात करें तो अगर कैटायन का साइज डिक्रीजेस, यानी साइज डिक्रीज कर देता है, अगर नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, मतलब समझिए अगर साइज जो है
अगर नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी जितना प्लस होगा उतना ही साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका साइज तो होगा ना छोटा, तो छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज छोटा होगा। जब साइज छोटा हो जाएगा इसका मतलब ओवरऑल एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। वही लिखा हुआ है आयन ऑन द आयन इंक्रीजेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो छोटा होगा वो कौन सा होगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 वाला। उससे कम मतलब उससे कम ये, उससे कम ये, यानी सबसे बड़ा ये होगा कैटायंस में, सबसे बड़ा साइज इसका, उससे कम, इस तरीके से किसका है, कैटायंस का है। अब हम लोग बात करेंगे एनायंस में किस तरीके से वेरी करता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें एनायंस की। एनायंस में क्या होता है, अमोंगस्ट द एनायंस साइज इंक्रीज एज द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेस, यानी इसमें जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, हाँ, जितना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव आयंस बढ़ेगा उतना ही साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात ऐसा है, देखिए कि जितना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, उसके जो साइज है, मतलब उसकी जो सेल है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा वो करेगा तो उतनी ज्यादा सेल एक्सपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अमोंगस्ट द आयन साइज इंक्रीज एज द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज, यानी सबसे ज्यादा जो साइज होगा किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है, -3 है, इसके ऊपर -2, इसका -1 है। ठीक है, गणित ना लगाइएगा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है छोटा होता है वो सब नहीं लगेगा इसमें। जो माइनस में चार्ज मतलब सबसे ज्यादा चार्ज है, तो -3 -2 -1 यानी सबसे ज्यादा इसका देन उसका। क्लियर है। तो अब अगर इस ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, छोटे से बड़ा, यानी सबसे ज्यादा कौन बड़ा होगा, L-3 उससे कम, O-2 देन F-, तो उससे कम। अगर कैटायंस की बात करें तो सबसे ज्यादा ये बड़ा होता है ना, क्योंकि साइज जितना चार्ज कम होगा उतना ही ज्यादा साइज ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज कम होगा। Mg+2 की बात करें तो ये, उसके बाद सबसे छोटा होगा Al+3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर, यानी जो कैटायन होते हैं क्यों छोटे होते हैं मतलब साइज में, और एनायंस लार्जर इन रेडियस, यानी कि एनायंस बड़े होते हैं और कैटायन छोटे होते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा क्या फंडा है। देन देयर पेरेंट एटम, पेरेंट एटम मतलब जो एक्चुअल में जो एटम है, ठीक है। तो जैसे क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ व्हेन एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डिक्रीज कर जाएंगे। सोडियम एटम है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो जाके स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 10, और चूंकि साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो व्हाइल द नंबर ऑफ जो न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। क्लियर है। तो जो प्रोटॉन है वो पेरेंट एटम में भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। क्लियर है। और जो हमारे सोडियम Na+ है उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें 11 ही होंगे। पेरेंट उसकी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा, पहले 11 होंगे बाद में 10 हो जाएंगे। ठीक है। देन द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम डिक्रीज। तो रिपल्सन कहां से आता है, रिपल्सन जो आता है ना वो अंदर की सेलों की वजह से आता है। अब सपोज करिए मान लो सेल सेम है, मान लो थर्ड सेल का है सोडियम, तो जो सेल है सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया कम, तो कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या कर जाता है, कम हो जाता है। तो रिपल्सन कम हो गया, तो रिपल्सन कम होने से क्या हो जाएगा हमारे पास, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, तो कम इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा तेजी से क्या कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा, पुल कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है। उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेडियस ऑफ एटम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल में लिखा हुआ है जैसे एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, सोडियम की बात करें तो उसका जो पेरेंट एटम है सोडियम, उसका जो हमारे पास साइज होता है 186 पिकोमीटर होता है, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो कितना होगा, 95। देखिए जस्ट आधा हो गया लगभग। क्लियर। कितना फर्क पड़ जाता है। तो यही लिखा हुआ कि जो कैटायंस होते हैं क्या होते हैं, आर स्मॉलर इन साइज देन पेरेंट एटम। तो सिंपल सी बात ये समझनी है कि अगर मान लो कोई कैटायन अगर अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो ये कैटायंस का डिस्कशन था। अब बात करते हैं हम लोग एनायंस की। सो अब हम लोग बात करते हैं कि एनायंस जो है वो अगर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं तो वो लार्जर क्यों हो जाते हैं। एनायंस का साइज मतलब बेसिकली एनायंस तभी बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, है ना। तो व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी कि लेता है, देन देयर इज एन इंक्रीज इन रिपल्सन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या आ जाता है, रिपल्सन आ जाता है। अब देखिए
जबकि हम लोगों ने कैटायन में डिस्कस किया था कि एटायन जो कैटायन है उसमें रिपल्सन नहीं होता, उसमें और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से बेहतर चीजें होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है वो आसानी से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं हो पाता, क्योंकि कम ही है नहीं और कम हो गया। लेकिन एनहांस में उल्टा हो जाता है, एनहांस में क्या हो जाता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होने की वजह से क्या होता है, द आउटर मोस्ट सेल एक्सपेंड, जैसे जब कोई चीज रिपल्सन होता है, जब दबाव होता है तो क्या चीज होती है, बढ़ जाती है वो चीज। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेल जो है आउटर मोस्ट सेल एक्सपेंड कर जाती है, बढ़ जाती है। हाउएवर जहां तक नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ता नहीं, हमने बता दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात आप खुद सोचिए कि प्रोटॉन उतने हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। एक प्रकार से वही बात हो गई, खाने वाले लोगों की जो है संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई, लेकिन खाना कम बढ़ गया, तो खाना कम बढ़ गया, खाने लोग संख्या ज्यादा, दिक्कत हो जाएगी। तो वही बात है, एक प्रकार से न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, लेकिन जो है लोग बढ़ गए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ज्यादा लोगों को मैनेज करना पड़ेगा ना, उस केस में दिक्कत हो जाती है। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम लोगों को ज्यादा लोगों को मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी, यानी कि वो चीज कम हो जाएगी। उस केस में रेडियस भी क्या हो जाती है, एटम की इंक्रीज कर जाती है, सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंड का होगी, उस केस में रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज व्हाई कि F माइनस का जो देखिए क्लोरीन जो आयन है उसका जो हमारे पास साइज है कितना 136 पिकोमीटर है, जबकि पेरेंट एटम का कितना 64 है, लगभग डबल है, ठीक है। तो यही कारण है कि जो एनायन होते हैं क्या होते हैं, साइज में लार्जर होते हैं पेरेंट एटम में, जबकि कैटायंस में जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। So what is the significance of the terms isolated gaseous atom, यानी इस isolated gaseous atom का महत्व क्या है, क्या मतलब है इसका, और दूसरा है ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब क्या है। तो व्हाइल डिफाइनिंग, यानी कि डिफाइन करते हुए बताना है कि आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में भी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें दोनों वर्ड आए थे, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम और एक ग्राउंड स्टेट। तो हम लोगों को डेफिनेशन समझनी होगी, एक बार पहले बार आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में और देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो आयोनेशन एंथैल्पी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम की इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, आयोनेशन एंथैल्पी कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि किसी भी न्यूट्रल यानी कि आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, उसको उसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाह है, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाह होती है वही क्या कहलाती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो इन्हीं दोनों वर्ड के बारे में हमको बेसिकली जानना है, ठीक है। तो आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ऑलरेडी पता है हम लोगों को, नहीं तो अब इसके बारे में डिस्कशन हम लोग जनरली बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। अब ये बताना है ग्राउंड। सो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर ये क्या है, इस वर्ड इसका मतलब क्या है आइसोलेटेड गैसेस एटम का। The net force acting on the outermost electron on the incoming electron are appreciably affected due to interaction with nearby atoms। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, तो उस एटम के अंदर जो इनकमिंग मतलब जो अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस एटम को अलग करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है ना। आइसोलेट का मतलब पता है ना अपने को, अलग कर लेते हैं, एकदम अलग कर लेते हैं। क्योंकि अगर जो अंदर की जो एटम्स है, अगर एक साथ हम लोग का क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहा है कोई भी एटम, बहुत सारे एटम है, तो उनके वजह से कोई अलग से कोई उनकी वजह से कोई इफेक्ट ना हो, है ना, जिसकी वजह से उसको अलग करना पड़ता है ताकि जो भी चीजें होती हैं वो अच्छे से हो पाए, सिस्टमैटिक मैनर में हो पाए। तो एप्रिसिएबली अफेक्टेड ड्यू टू इंटरेक्शंस विद नियर बाय एटम्स, नियर के जो मतलब पास के जो एटम होते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट ना करें। Thus to avoid this with other atoms isolate gaseous atom are considered, यानी कि ये सारी चीजें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस एटम को आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है किसी भी एटम की, क्लियर है, किसी भी एटम की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट के बाद एक एक्साइटेड स्टेट भी होता है, लेकिन बात देखिए अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो उसमें एनर्जी का कुछ डिफरेंस आएगा, और एनर्जी के डिफरेंस आने की वजह से हमारे आयोनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे भी फर्क पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड स्टेट को लेना बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, बहुत ही बेहतर होता है। ये मतलब है ग्राउंड स्टेट और ये आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 2.18 × 10⁻⁻⁸ जूल, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है ना,
वो कितनी है, इतनी है, -2.18 into 10 power -18। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना था आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल, यानी जूल मोल इनवर्स है, जूल पर मोल में हमको क्या करनी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को काउंट करना है। तो ध्यान से कैसे करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम की, वो ग्राउंड स्टेट में कितनी है, इतनी है, -2.18 into 10 power -18 जूल। लेकिन जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है इन्फिनिटी पे जो एनर्जी है वो कितनी होती है, 0 होती है। पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी किसी भी बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो इन्फिनिटी पे 0 हो जाती है। क्लियर है। तो अब आपको करना क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पे ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। और इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है कितनी 0 है, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी है, -2.18 into 10 power -18, और 0 तक ले जाना है। तो इतनी ही प्लस में दे तो 0 हो जाएगी। बात समझ आ रही है भाई, -2.18 into 10 power -18 है, अगर 0 तक ले जानी उतनी ही प्लस में दे दो, तो क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या इस तरीके से समझ लीजिए कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, फाइनल जो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी हो जाएगा, ई फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी भी 0 होती है, माइनस और इनिशियल अपने पास है ये वाली। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी आ जाएगी टोटल जो वो 2.18 into 10 power -18 जूल पर एटम आ जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम। क्योंकि 1 मोल की बात कर रहा है इसलिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। क्लियर है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब भी 1 मोल एटम की बात करता है तो 1 मोल एटम के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एवोगाड्रो नंबर जो होता है Na, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 power 23। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 2.18 into 10 power -18 को Na से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 13.13 into 10 power 5 जूल पर मोल। तो ये इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर डिस्कशन। सो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, among the second period elements the actual ionization enthalpies are in the order lithium, beryllium, boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon। एक्चुअल में है क्या, देखिए ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, इनका जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये आ रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ और होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या बोला है, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बी, यानी कि बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, जबकि बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन हैज लोअर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, यानी ऑक्सीजन की जो है नाइट्रोजन से जो है क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए एक्चुअल में है क्या, सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम है हमारे पास, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, सारी चीजें हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने में अपने को पता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लगातार इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारा एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा पुल करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती, बढ़ती है। लेकिन होना चाहिए था क्या, जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है इसका होता है 1:2s1। हमें लास्ट सेल को लिखा है 2s1, इसमें 2s2, इसमें 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4 है ना, 2s2 2p5 और 2s2 2p6 है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था कि लिथियम का सबसे ज्यादा जो होता है नियॉन का होना चाहिए था, देन फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, बोरॉन का, बेरिलियम का, देन लिथियम का, यानी सिस्टम से होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखिए बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो गया और यहाँ पर नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, ये चीज समझनी होगी। तो देखिए हेलो जो हमारे पास जीरो ग्रुप वाले उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, और स्टेबल अगर हैं और आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब स्टेबल है, अगर स्टेबल से तुम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा स्टेबल से अनस्टेबल होना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नियॉन तो यानी जो नोबल ग्रुप है उनकी तो ज्यादा होनी चाहिए थी। देन अगर बात करें हैलोजन ग्रुप की, तो हैलोजन ग्रुप का आपने को पता है कि लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 हैं, है ना, जो उनके एक इलेक्ट्रॉन की चूंकि कमी होती है, अगर उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, 9 होता है, 2,7, तो 7 है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है 8 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो एक्चुअल में एक्सपेक्टेड टॉप ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड इसका ऑर्डर था ये होना चाहिए था, बट हो ये जाता है। अब इसी के एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। बात करते हैं जो है उसी क्वेश्चन की,
उस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्रॉस अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं ना कि पीरियड में जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है जबकि एटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से होता क्या है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। यानी कि बेसिकली अगर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है क्या करेगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और टाइटली बाउंड कर देगा, मतलब बाउंड कर लेगा और अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इन अ पीरियड, तो पीरियड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ेगी। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद सम ब्रेक्स, बट इनमें कुछ एक्सेप्शन है जो बेरिलियम बोरॉन में देख रहे हैं और जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देख रहे हैं। तो बस इन्हीं एक्सेप्शन को अपने को पढ़ना है, देन ये जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट जो है, तो देखिए पहले वाले का जो आंसर है, चूंकि जगह नहीं थी इसलिए जो हमको मिटाना पड़ा। अब ध्यान से देखिए, ड्यूरिंग आयनेशन ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का अगर हम लोग आयनेशन कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम फुली फिलफिल्ड टू एस ऑर्बिटल। फुली फिलफिल्ड क्यों होता है, ध्यान से देखिए, बेरिलियम और बोरॉन की अगर बात करें तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4 होता है, तो 1:2s2, जबकि बोरॉन की बात करें तो 1:2s2p1। देखिए इसमें s में पूरी जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, जबकि इसमें p में इलेक्ट्रॉन फील्ड है। क्लियर है। अब s में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, फुली बॉन्डेड होता है एज कंपेयर टू बोरॉन, है ना। इसमें p वाले से ज्यादा s वाले में जो है अट्रैक्शन ज्यादा होता है न्यूक्लियस का। दूसरी बात ये कि इसमें s से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, s में पूरा फुल फील्ड है, यानी कि अगर फुली फील्ड है यानी कि वो अपने आप में स्टेबल है, और अगर स्टेबल है और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आसान होगा। इसलिए बेरिलियम की जो है जो आयनेशन एनर्जी बोरॉन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वही सबको लिखा हुआ है, आल्सो s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन p इलेक्ट्रॉन। यही चीज हमने बोला कि s इलेक्ट्रॉन का जो है न्यूक्लियस पे जो अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू p इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो आयनेशन एंथैल्पी बेरिलियम की क्या होती है, मोर देन होती है बोरॉन से। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्यों ज्यादा होती है, इसको समझ लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन की अगर बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1:2s2p3, जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 1:2s2p4। अब देखिए इसमें p में हाफ फील्ड है, जबकि इसमें p में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। डी में भी डी ऑर्बिटल जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, डी ऑर्बिटल जो होता है हाफ फुल, यानी डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। तो इस केस में p जो है हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड अपने आप में स्टेबल होता है, तो फिर वही बात, स्टेबिलिटी की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन निकालोगे दिक्कत होगी, आयनेशन एंथैल्पी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। बाकी इसमें लिखा हुआ है नाइट्रोजन एटम द 3 इलेक्ट्रॉन आर इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। हुन्स रूल को फॉलो करते हैं। हुन्स रूल बोलता है झुंड न लगाओ, एक एक करके आओ, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके फिल कर लो, दोबारा वापस आओ आराम से। Whereas in the oxygen atom it is easier to remove फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। मगर कहने का मतलब ये सिंपल सा ये है कि p में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, इसमें कठिन होगा क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है, उसमें हाफ फील्ड जैसा कोई झंझट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत होगा। तो इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को समझ में नहीं आता आखिर क्यों होता है। तो अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, how do you explain the fact that the first ionization enthalpy of sodium is lower than that of magnesium। यानी कि सोडियम की जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी होती है वो मैग्नीशियम से क्या होती है, कम होती है, जबकि अगर बात करें इसके सेकंड आयनेशन की, सेकंड आयनेशन इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, जबकि सोडियम की सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो होती है वो मैग्नीशियम से ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, जबकि मैग्नीशियम का 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1:2s2 2p6 3s1, जबकि इसका क्या हो जाएगा 1:2s2 2p6 3s2। क्लियर है। अब देखिए अगर इससे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो चूंकि अगर 1:2s2 2p6 हो गया तो ये क्या कर लेगा, नोबल ग्रुप को, नोबल जो ग्रुप होता है उसकी प्रोसेस को कंटेन कर लेगा, क्लियर, अटेन कर लेगा। और जबकि ये क्या करेगा, इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये 3s1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर ये स्टेबल हो गया तो अच्छी बात है ना, इसलिए इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसने आराम से दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन को अगर निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए सोडियम की आयनेशन एनर्जी जो फर्स्ट होती है वो मैग्नीशियम से क्या होती है, कम होती है। तो यही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Mg इज हायर देन दैट ऑफ सोडियम, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Mg की ज्यादा होता है सोडियम से। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती है अक्रॉस द पीरियड। द एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ
मैग्नीशियम, क्योंकि अपने को पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा, तो सोडियम का साइज जो है मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम Na, यानी अगर हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी Mg वाले से Mg वाले में इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी एंथैल्पी Mg की ज्यादा होगी जबकि सोडियम की कम होगी। फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड बेसिकली इन सोडियम, हेंस द फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। यानी फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी जो होती है सोडियम की कम होती है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अब बात करेंगे सेकंड एनर्जी एंथैल्पी में, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सोडियम की ज्यादा हो जाती है जबकि मैग्नीशियम की कम हो जाती है। तो बात करते हैं हम लोग, So after loss of one electron, sodium acquires stable gas configuration। जैसा हमने बोला सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, आसानी से लूज कर देता है, क्योंकि उसको स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। भैया रसगुल्ला मिल रहा तो कहां दिक्कत आ रही है, लेने में कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं होगी। Where magnesium ion has one electron in the 3s orbital, जबकि मैग्नीशियम की अगर बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। देखिए इसने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, जबकि इसने s में एक आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब आप खुद सोचिए अगर ये इससे कहा जाएगा बेटा फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, अरे नाम ना दे पे, तो इसने अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी नोबल गैस में है और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो फिर स्टेबल से अनस्टेबल होना हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसकी एनर्जी एंथैल्पी इसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से देखिए, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन निकालने ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलरेडी स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इसलिए इसकी एनर्जी एंथैल्पी इसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। सेकंड एनर्जी एंथैल्पी क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। तो ये सेकंड एनर्जी एंथैल्पी का मतलब डिस्कशन था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down a group, है ना। अगर बोल रहा है कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसके पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल सा है, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने की वजह से सेल्स इंक्रीज करती हैं। तो जैसे सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो पर्टिकुलर क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब पर्टिकुलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जब डिस्टेंस बढ़ेगी उस न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी वो क्या करेगा, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस से जो बाउंडेशन है वो टाइटली नहीं होगा, बेहतर तरीके से नहीं होगा। उस केस में क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जितना बाउंडेशन कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना होता नहीं आसान, ठीक है। तो यही कारण है ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हमको बताना है कौन कौन से दो फैक्टर जो मैटर करते हैं। तो पहला हमने फैक्टर लिखा हुआ बेसिकली डाउन अ ग्रुप, यहां पे लिखा हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक रीजन ये दिया हमने, इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो क्या क्या होता है, as we move down a group the number of cell increases। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है, लीडिंग इन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। वही डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट held very strongly and they can be removed easily। वही सिंपल सी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत आसानी से हेल्ड नहीं होते, आसानी से बाउंडेड नहीं होते, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चन कंप्लीट। सो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या, इंक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट समझ लेते हैं हम लोग पहले, एक बार समझ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। जैसे कि होता क्या है कि अगर सपोज करें हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, और इस न्यूक्लियस से हमारे पास क्या सेल है। तो सेल ये हमारे पास यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसको, ये न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन बीच में हमारे पास ये जो सेलें हैं, ये सेल क्या करती है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ पे आ रहा है तो बीच में सेल क्या करती है, गड़बड़ करती है। क्यों, इलेक्ट्रॉन छन के जाता है पीछे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन छन के जा रहा है ना, यही क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। यानी इलेक्ट्रॉन शील्ड होके जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं पूछेगा। अगर यहाँ से मान लो इसने 11 जो है इसका न्यूक्लियर चार्ज है और ये 11 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचना चाहता है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो 11 से नहीं खींच पाएगा, कम से खींचेगा। अगर इस 11 से तो इसको पड़ेगा, 11 से तो इसको खींच पाएगा, क्योंकि ये इसके सबसे पास है। इसको अगर बात करें ये थोड़ा कम आएगा, इसको मान लीजिए 10 है ना, एक अप्रॉक्स डेटा मान सकते हैं आप। उसके बाद ये कम हो जाएगा है ना, 8 में हो जाएगा, ये 7 में। यानी सबसे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से उतनी ही दिक्कत होती जाएगी, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो द नंबर ऑफ इनर सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है इनर, यानी ये अंदर वाले जितनी सेल्स इंक्रीज करती हैं डाउन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो दीस इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा शील्ड करते हैं, उतना ही ज्यादा क्षमता है इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा कम पहुंचता है जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
from the nucleus, the valence electron are not held very tightly by the nucleus। और यही कारण है कि ये, अब आप खुद सोचिए, जब इतनी दूर है तो इतना अच्छे से कहाँ खींच पाएगा उसको, इसको अच्छे से खींच लेगा, इस पे भी ठीक ठाक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो चीज कम होती जाएगी। तो इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर डिस्कशन था। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? The first ionization enthalpy is value in kilojoule mole inverse R of group 13 elements are this, है ना। ग्रुप 13 अपने को पता है, बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है ना। बेचारा अली गया इंडिया तेल में। तो बेसिकली इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, देखिए क्या है, 801 है, 570 है, 579, 558, 589। कुछ दिख रहा है ऊपर से नीचे आने पे? अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी वो डिक्रीज करनी चाहिए थी। तो देखिए 801 से 570 हुई, डिक्रीज करी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर डिक्रीज करनी चाहिए थी ना एल्युमिनियम और गैलियम में, ये तो इंक्रीज कर गई, ये कैसे हुआ? तो 570 से 579 हो गई, देन उसके बाद देखिए डिक्रीज करी, सही है, फिर उसके बाद देखिए फिर इंक्रीज कर गई, यानी कि किन में लफड़ा हो रहा है? एक एल्युमिनियम और गैलियम में और एक इंडियम और थैलियम में। बस यही समझना है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो फिलहाल इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका 5 होता है बोरॉन का, इसका 13 होता है एल्युमिनियम का, गैलियम का 31 होता है, इंडियम का 49 होता है, जबकि थैलियम का कितना होता है? 81 होता है। तो अपने को यही जानना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम है, यानी गैलियम की आखिर एल्युमिनियम से कैसे ज्यादा हो गई, दूसरी चीज थैलियम की इंडियम से कैसे ज्यादा हो गई। तो देखिए इनको समझने के लिए सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा और उसके पीछे का क्या बेस है वो समझना होगा, देन इसके हम लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट पे जाएंगे। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए बोरॉन कितना होता है? 5, तो 5 में हीलियम ने 2 कवर कर लिया, बाकी बचे 3, तो बाकी 3 का क्या हो जाएगा? 2s2 2p1। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। नियॉन ने कितना कवर कर दिया? 10। अब ज्यादा लंबा ना करके हमने इसको क्या कर दिया, इसके जितने भी हमारे पास नोबल ग्रुप वाले कॉन्फ़िगरेशंस थे उनको एक साथ एक बार लिख दिया, देन उसके बाद वाले जो है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। जिससे नियॉन ने 10 कवर कर लिया, 3s2 हो गया, 3p1 10 12 और 1 13। इस तरीके इसकी बात करें गैलियम की, गैलियम का कितना होता है? 31। आर्गन ने 18 कवर कर लिया और फिर 18 10 28, 28 2 30 और 1 31। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, क्रिप्टॉन लगा के इस तरीके से इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया और इसका भी कर दिया। अब ध्यान से देखिए, बढ़िया कहानी चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समस्या क्या हो गई? समस्या ये हो गई, अगर हम बात करें यहाँ पर एल्युमिनियम और हमारे पास गैलियम में समस्या हो गई है। तो हम आपको बता दें जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है ना, तो सबसे ज्यादा शील्ड जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कमजोर जो होता है वो f ऑर्बिटल में होता है। उसके बाद जो है सबसे अच्छा जो शील्ड करते हैं वो कौन से करते हैं? ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल करते हैं, यानी सबसे ज्यादा शील्ड कर देते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छन के जाते हैं, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी को सबसे कम कर देते हैं। उस केस में ना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी ना अगर शील्ड जितना ज्यादा करेंगे, ठीक है, उतना ही जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, जबकि डी ऑर्बिटल में शील्डिंग कम होती है। तो देखिए अगर हम बात करें नियॉन की और आर्गन की, तो इसके बाद डी ऑर्बिटल है, जबकि इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये इसकी शील्डिंग इफेक्ट कम है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कम शील्ड करेगा। कम शील्ड करेगा तो यानी कि कम शील्ड करेगा यानी कम छन के जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितना कम छनेगा उतना ही ज्यादा उसको फील होगा ना सबसे लास्ट वाले को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, यानी कि यही कारण है इसके पास शील्डिंग कम होने की वजह से इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसकी बढ़ जाती है इसके कंपैरेटिवली। क्लियर है? तो यही रीजन है जो है गैलियम का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे पास इंडियम और थैलियम है, देखो इंडियम में क्या होता है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, डीएसपी तो इसके पास भी है, लेकिन इसके पास एफ ऑर्बिटल भी है, और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग और कम होती है, यानी एस ऑर्बिटल की शील्डिंग और कम हो गई, तो यानी इलेक्ट्रॉन और कम छनेगा, जितना कम छनेगा उतना ही बेहतर फील होगा लास्ट वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो जितना बेहतर फील होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी जबरदस्त होगी, और इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होने से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। यही दैट्स व्हाई कि ये जो हमारे पास इंडियम है इसकी थैलियम क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो आपको जो भी रीजन था इसके पीछे का आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ गैलियम, गैलियम के केस में क्या होता है? दीज आर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, हम लोगों ने देखा था गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन आ रहा था, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। इन द सेल व्हिच प्रोवाइड पुअर शील्डिंग, डी की इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है। तो पुअर होने की वजह से क्या होता है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं एज अ रिजल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन इज होल्ड फॉर्मली बाय द न्यूक्लियस, यानी कि ये शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, आसानी से क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं। इस केस में क्या हो जाती है, गैलियम की एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाती है ना। वैसे होना चाहिए था एल्युमिनियम गैलियम की कम, एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये शील्डिंग कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है। अगले बात करें थैलियम की इंडियम से क्यों ज्यादा हो जाती है, तो इन द केस ऑफ थैलियम द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली देन इंडियम ड्यू टू
द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन ना, 14 एफ इलेक्ट्रॉन है। अब एफ इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है डी से भी कम होती है, जब डी से भी कम होती है तो ये और इलेक्ट्रॉन कम छन के जाएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अच्छा बाउंड हो जाएगा, एनोसन एंथैल्पी और अच्छी हो जाएगी। यही कारण थैलियम के इंडियम से ज्यादा होती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, काफी बेहतर और काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, तो अच्छे से नोट डाउन करिएगा। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव अ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन और क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा नहीं होता है, क्लोरीन की जो है फ्लोरीन से ज्यादा होती है। जबकि होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज करनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं, इसके पीछे क्या रीजन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम के अंदर, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। अब चूंकि हाइड्रोजन फैमिली को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, बैठे ही होंगे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बोला आराम से इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनकी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली, यानी कि अक्रॉस द पीरियड कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा क्या हो जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन में हो जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो फ्लोरीन एक्चुअल में सेकंड सेल में होता है, जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन थर्ड सेल में आता है। अब फ्लोरीन सेकंड सेल में, क्लोरीन थर्ड सेल में, यानी इसके जो फ्लोरीन है इसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, पास है, जबकि क्लोरीन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है दूर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तुम और ऐड कर रहे हो फ्लोरीन में, तो जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पास में है न्यूक्लियस से डिस्टेंस और तुम इलेक्ट्रॉन और दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। और जबकि क्लोरीन में जो है वो सेल दूर है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर है बेसिकली, और आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ क्लोरीन। इसलिए यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से क्या हो जाती है, वो चीज दिक्कत कर जाती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मोर नेगेटिव, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period, thus fluorine has more negative electron gain enthalpy than oxygen, यानी फ्लोरीन की जो है ऑक्सीजन से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है। बट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू फ्लोरीन, जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में ऐड किया जाता है तो एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें जाता है स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाता है, यानी सफर्स करता है लार्ज अमाउंट ऑफ रिपल्सन। वही बताया ना, क्योंकि जो इसमें सेकंड सेल होती है, सेकंड सेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन की, तो इलेक्ट्रॉन तुम अलग से ऐड कर रहे हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। जबकि इन केस ऑफ क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन की अगर बात करें तो फॉर n इक्वल टू 3 क्वांटम लेवल द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि चूंकि थर्ड सेल की बात हो रही है क्लोरीन में, तो क्लोरीन में काफी स्पेस होता है, लार्जर स्पेस होता है, जिसकी वजह से आप अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी करोगे तो इलेक्ट्रॉन में कोई किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं होगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या था, एक्सप्लेनेशन था, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 20 डिस्कस कर लिया। क्लियर है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। और अब हम लोग जो है बात करते हैं कि अब हम लोग का जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो होगा, डिस्कस होगा, जो हम लोग को पार्ट 3 आने वाला है। क्योंकि अब इस क्वेश्चन को हम यहीं पे जो है रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी लंबी वीडियो ना करते हुए इसको क्या करेंगे, अपन रोक देंगे।